गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने डीसी शंट जनरेटर के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पर हमने देखा था कि डीसी शंट जनरेटर होता है वो स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर का ही क्या होता है, भाग होता है। शंट नाम क्यों रखा गया? क्योंकि वहाँ पर आर्मेचर और फील्ड दोनों एक दूसरे के समांतर में संयोजित रहते हैं और आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न ईएमएफ से जब आप आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप माइनस कर देते हो तो जो टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होती है वही टर्मिनल वोल्टेज उत्तेजन में सहायक होती है, इसलिए उसे स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर के भाग में रखा गया था। ठीक है। और वहाँ पर डीसी जनरेटर में हमने देखा था कि वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए कुछ कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए, जैसे पोल का अवशेषी फ्लक्स होना चाहिए, फील्ड और आर्मेचर के मध्य उचित कनेक्शन होना चाहिए, ब्रश और कम्यूटेटर के मध्य स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होना चाहिए और फील्ड का जो रेजिस्टेंस है वो क्रांतिक रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, जबकि जनरेटर की जो स्पीड है वो क्रांतिक स्पीड से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह था कि डीसी शंट जनरेटर का प्रचालन हमेशा नो लोड की अवस्था पर करवाया जाना चाहिए। और इसका जो उपयोग है वो हमने देखा था कि जैसे बैटरी चार्जिंग हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, और इसके अलावा डीसी पावर सप्लाई में, क्योंकि इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो लगभग क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसलिए जहाँ पर भी आपको कांस्टेंट डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है वहाँ पर आप डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। तो ये क्या था, उसका बेसिक था डीसी शंट जनरेटर के बारे में। इस क्लास में हम बात करेंगे डीसी सीरीज जनरेटर की। तो डीसी सीरीज जनरेटर में क्या होगा कि आपका जो आर्मेचर और फील्ड और लोड है वो तीनों ही क्या होंगे, श्रेणी में संयोजित होंगे। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, डीसी सीरीज जनरेटर। ठीक है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम नोट करते हैं डीसी सीरीज का, कि आपने आर्मेचर लिया और यहां पर आपने फील्ड बना दिया और यहां पर आपने लोड संयोजित कर दिया आर एल। ठीक है। और आर्मेचर को आप क्या देते हो, यांत्रिक इनपुट, मैकेनिकल इनपुट देते हो। ठीक है। तो यहां पर उत्पन्न ईएमएफ क्या होता है, एजी, इसका रेजिस्टेंस आर्मेचर का आर ए, करंट आई ए। ठीक है। फील्ड है, फील्ड का रेजिस्टेंस आर सीरीज, उत्पन्न फ्लक्स फाई सीरीज, प्रवाहित करंट आई सीरीज। और यहां पर क्या है आपका लोड संयोजित, तो टर्मिनल वोल्टेज यहां पर आपने क्या ले ली है, V। ठीक है। और इसका जो करंट है आपने क्या ले लिया है, IL ले लिया। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि डीसी सीरीज जनरेटर में आपका फील्ड है वो आर्मेचर और लोड के श्रेणी में संयोजित रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहां पर क्या लिखेंगे, डीसी सीरीज जनरेटर में आर्मेचर व लोड फील्ड के श्रेणी में संयोजित रहता है।
किस में संयोजित रहता है? श्रेणी में संयोजित रहता है। अब जो लोड करंट होगा वो ही क्या करेगा? आर्मेचर और फील्ड से क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो हम सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? लोड करंट आर्मेचर तथा फील्ड से प्रवाहित होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? श्रेणी में, तो आर्मेचर का करंट और फील्ड का करंट और लोड का करंट तीनों ही क्या होंगे? समान होंगे, यानी बराबर होंगे। इसलिए मैंने पॉइंट क्या लिखा है? लोड करंट आर्मेचर तथा फील्ड से प्रवाहित होता है। अब उसके बाद ध्यान में रखना है कि जो फील्ड होता है वो कॉपर के मोटे तार का बनाया जाता है, जिसमें फेरों की संख्या क्या होती है? कम होती है। जब कॉपर के मोटे तार का प्रयोग किया जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि डीसी सीरीज जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग कॉपर के मोटे तार की बनी होती है, जिसमें फेरों की संख्या कम होती है। फेरों की संख्या क्या होती है? कम होती है। अब आप सभी जानते हो कि R बराबर क्या है? रो L बाई A होता है। जब A क्या है? क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होगा तो रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा? कम होगा। तो इसलिए आप क्या लिखोगे कि फील्ड का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? कम होता है। तो हम क्या लिखेंगे? फील्ड का प्रतिरोध कम होता है। फील्ड का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। इसी कारण से क्या है कि इसके फील्ड को क्या कहा जाता है? करंट ऑपरेटेड फील्ड कहा जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अतः इसे करंट ऑपरेटेड फील्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? अब याद कीजिए कि डीसी शंट जनरेटर पढ़ा था हमने, वहां पर क्या रहता था? आपका फील्ड वोल्टेज ऑपरेटेड था, जबकि यहां पर आपका जो फील्ड है वो क्या है? करंट ऑपरेटेड फील्ड है। क्या है? करंट ऑपरेटेड फील्ड है। अब इसके अलावा ध्यान में रखना है कि यहां पर जो फील्ड का फ्लक्स होगा या सीरीज फ्लक्स होगा वो हमेशा लोड सैचुरेशन तक क्या होगा? बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहां पर कि ये जो सीरीज फ्लक्स है, ये जो सीरीज फ्लक्स है कब तक बढ़ेगा? संतृप्ति तक, लोड सैचुरेशन तक। तो हम क्या लिखेंगे कि सीरीज फ्लक्स
का मान फील्ड लोड सैचुरेशन यानी संतृप्ति तक। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां पर बहुत सारी बुकों में लोड सैचुरेशन तक लिखा जाता है, जबकि लोड सैचुरेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, फील्ड सैचुरेट होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पर जैसे लिखा है कि सीरीज फ्लक्स इंक्रीज विद लोड अप टू सैचुरेशन। ठीक है, तो सीरीज फ्लक्स का मान लोड संतृप्ति तक बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, डीसी सीरीज जनरेटर में आर्मेचर और लोड फील्ड के क्या होते हैं, श्रेणी में संयोजित होते हैं। सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना है कि लोड करंट है वो आर्मेचर और फील्ड से क्या होता है, प्रवाहित होता है। थर्ड है डीसी सीरीज जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग कॉपर के मोटे तार की बनी होती है, जिसमें फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। और यहाँ पर सीरीज फ्लक्स का मान लोड संतृप्ति तक ही क्या होगा, बढ़ता रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले यदि हम समीकरण की बात करें तो यहाँ पर उत्पन्न ईएमएफ क्या है, ईजी। यहाँ पर उत्पन्न ईएमएफ क्या है, ईजी, माइनस ड्रॉप क्या हो रहा है, आईए आरए। ड्रॉप क्या हो रहा है, आईए आरए, माइनस क्या है, यहां से आई सीरीज इंटू आर सीरीज, क्योंकि सीरीज में भी होगा आई सीरीज आर सीरीज, माइनस ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप बराबर क्या होगा, V। यदि मैं ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप को क्या मान लेता हूं, नगण्य मान लेता हूं, तो यहां पर आपके पास क्या जाएगा, Eg माइनस आईए आरए माइनस आई सीरीज आर सीरीज बराबर क्या गया, V। अब देखिए यहां पर श्रेणी में क्या है, आर्मेचर का करंट, फील्ड का करंट और लोड का करंट तीनों ही क्या है, समान है। यानी आई ए बराबर आई सीरीज बराबर आई एल के है। ठीक है, तो ये आपको पता है यहां से, है ना। तो यदि मैं ये वैल्यू इसमें रख देता हूं तो नई समीकरण आपके पास क्या आ जाता है, Eg माइनस आई ए, दोनों स्थान पे आई ए रखा, आई ए का क्या ले लिया, कॉमन, तो अंदर क्या बचा, आर ए प्लस में आर सीरीज बराबर V। ठीक है, तो यहां से यदि आप कंसेप्ट की बात करते हैं, जैसे अब मैं आपको बताता हूं पहले डीसी शंट का। ठीक है, डीसी शंट का, तो Eg समानुपाती फाई n है। ठीक है, यदि आप क्या कर रहे हो कि यहां पर शंट जनरेटर को नियत गति पर प्रचालित करा रहे हो, तो उत्पन्न ईएमएफ किस पे निर्भर करेगा, फ्लक्स पर। अब देखिए, आपका जो फील्ड होता है उसका जो फ्लक्स होता है वो क्या रहता है, डीसी शंट का लगभग नियत रहता है। वो नियत रहेगा तो उत्पन्न ईएमएफ भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें डीसी सीरीज जनरेटर की, तो इसमें क्या है, Eg समानुपाती फाई n है आपका। ठीक है, तो यहां से देखिए जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, क्या है, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे करंट की डिमांड बढ़ेगी। करंट की डिमांड बढ़ेगी तो हमेशा क्या बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो हमेशा क्या बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना है हमेशा कि डीसी शंट जनरेटर में यहां पर यदि मैंने गति को नियत कर दिया है, फ्लक्स को बढ़ाया है, ठीक है, फ्लक्स की बात की है, लेकिन डीसी शंट जनरेटर में फ्लक्स क्या रहता है, नियत रहता है, इसलिए इसका उत्पन्न ईएमएफ भी क्या रहता है, नियत रहता है। जबकि डीसी सीरीज जनरेटर में जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट की डिमांड बढ़ेगी, करंट की डिमांड बढ़ेगी तो सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा, सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा तो
हमेशा ईएमएफ बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि जैसे यहां पर लोड बढ़ा रहे हो आप, ठीक है, लोड बढ़ा रहे हो, ठीक, तो सीरीज फ्लक्स का मान बढ़ेगा, सीरीज फ्लक्स का मान बढ़ेगा और लोड करंट बढ़ेगा। लोड बढ़ाया, लोड करंट डिमांड बढ़ी, लोड करंट डिमांड बढ़ी, सीरीज फ्लक्स अधिक उत्पन्न हुआ। सीरीज फ्लक्स अधिक उत्पन्न होगा तो जब आपका आर्मेचर उस फ्लक्स को कट करेगा तो ईएमएफ भी क्या उत्पन्न होगा, अधिक उत्पन्न होगा। लेकिन ये कब तक होगा, ये मैंने लिखा है सीरीज फ्लक्स का मान लोड संतृप्ति तक बढ़ता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहां पर नोट किया है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, जिस प्रकार डीसी शंट जनरेटर में हमने पढ़ा था कि शंट जनरेटर द्वारा वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए निम्न कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए, उसी प्रकार डीसी सीरीज जनरेटर है, उसकी भी कुछ कंडीशंस है, उन्हें भी हम नोट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, डीसी सीरीज जनरेटर द्वारा वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए निम्न कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि पोल का क्या होना चाहिए, अवशेषी फ्लक्स होना चाहिए यदि आप डीसी सीरीज जनरेटर द्वारा ईएमएफ उत्पन्न करना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पोल का अवशेषी फ्लक्स होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि आर्मेचर तथा फील्ड के मध्य क्या होना चाहिए, उचित कनेक्शन होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम, आर्मेचर व फील्ड के मध्य उचित कनेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उचित कनेक्शन होना चाहिए, किसके मध्य, आर्मेचर और फील्ड के मध्य। तीसरा पॉइंट ध्यान में रखना है आपको कि जो टोटल रेजिस्टेंस है आर ए प्लस आर सीरीज प्लस आर एल लोड का, वो हमेशा कम होना चाहिए किससे, क्रांतिक प्रतिरोध से। इससे क्रांतिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, डीसी सीरीज जनरेटर का कुल प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से कम होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है, तो यहां पर ध्यान में रखना कि प्रतिरोध की वह सीमा, क्या, प्रतिरोध की वह सीमा जिसमें से धारा प्रवाह संभव नहीं है। तो यदि यहां पर आपने कुल प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध यानी अधिकतम सीमा से अधिक रख लिया तो क्या होगा, यहां से धारा प्रवाह संभव नहीं है। धारा प्रवाह संभव नहीं है
तो फ्लक्स उत्पन्न किया जाना संभव नहीं है, और फ्लक्स उत्पन्न किया जाना संभव नहीं है तो ईएमएफ उत्पन्न किया जाना भी संभव नहीं होता है। तो ध्यान में रखना, क्रांतिक प्रतिरोध वह अधिकतम प्रतिरोध है जिससे धारा प्रवाह संभव नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी जनरेटर से आप ईएमएफ उत्पन्न नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि डीसी सीरीज जनरेटर का जो कुल प्रतिरोध है वो क्रांतिक प्रतिरोध से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जो गति होती है डीसी सीरीज जनरेटर की, वो क्रांतिक गति से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, डीसी सीरीज जनरेटर की गति क्रांतिक गति से अधिक होनी चाहिए। अब ये क्रांतिक गति क्या होती है कि वह गति का न्यूनतम मान, गति का वह न्यूनतम मान यदि उससे भी नीचे आप उसको गति प्रदान करा रहे हो तो भी ईएमएफ उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यानी न्यूनतम सीमा है क्रांतिक गति, ठीक है। उससे कम गति पर आप जनरेटर को न प्रचालित करें क्योंकि ईएमएफ उत्पन्न किया जाना संभव नहीं, ठीक है। अब देखिए पांचवा पॉइंट ये है कि जो डीसी सीरीज जनरेटर है उसके कम्यूटेटर और ब्रश के मध्य उचित घिसता हुआ क्या होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए। यदि उनके मध्य लूज क्या होता है, कनेक्शन होता है, तो टोटल करंट पास नहीं हो पाता है, तो वो क्या करता है, वायु का आयनीकरण करेगा, और वायु का आयनीकरण करेगा तो कम्यूटेटर और ब्रश के मध्य स्पार्किंग उत्पन्न होगी, जिससे यदि मशीनरी की गति अधिक होती है तो टोटल स्पार्क पूरे कम्यूटेटर पर फैल जाती है, जिससे कम्यूटेशन संभव नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि कम्यूटेटर तथा ब्रश के मध्य उचित घिसता हुआ संपर्क होना चाहिए, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, याद कीजिए कि डीसी शंट में तो क्या होता था कि डीसी शंट जनरेटर को नो लोड पर प्रचालित किया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डीसी सीरीज जनरेटर को हमेशा लोड पर क्या किया जाना चाहिए, प्रचालित किया जाना चाहिए। तो सिक्स्थ पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, डीसी सीरीज जनरेटर का प्रचालन ऑन लोड किया जाना चाहिए। नो लोड पर क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्वेश्चन ये उठता है कि डीसी सीरीज जनरेटर का प्रचालन नो लोड पर क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अब आपको पता है कि नो लोड का मतलब क्या हो गया कि ये सिरे यहां से ओपन हो गए, यही होगा, ठीक है। तो ओपन हो गए तो यहां पर रेजिस्टेंस क्या हो गया, ओपन का अनंत हो चुका है, तो ये तो ओपन नहीं। अब हम बात करें कि ओपन और शॉर्ट, तो शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट करेंगे तो आर का मान क्या होगा, 0, लोड का मान क्या हो गया, 0। तो लोड 0 होगा तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो किसके अनुसार होगी, इसके अनुसार होगी, तो धारा अधिकतम प्रवाहित हो सकती है।
अधिकतम धारा प्रवाहित होगी तो यहां पर सीरीज फ्लक्स भी क्या होगा, अधिकतम होगा। और सीरीज फ्लक्स अधिकतम होगा तो आप जानते हैं AG समानुपाती क्या होता है, फाई होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि DC सीरीज जनरेटर का प्रचालन ऑन लोड किया जाना चाहिए, नो लोड की कंडीशन में नहीं किया जाना चाहिए, नो लोड। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप इसे ओपन करते हो तब तो R का मान क्या हो जाता है, अनंत, और R का मान अनंत हो गया यानी ओपन। जब आप इसे ओपन करते हो, ध्यान में रखना है इस पॉइंट को, ओपन और शॉर्ट का दोनों का ध्यान में रखना है कि जब आप इसे ओपन करते हो, ठीक है, तो यहां पर R इक्वल टू क्या हो जाता है, अनंत। R इक्वल टू अनंत होगा तो धारा का मान क्या होगा, 0। ठीक है, धारा का मान 0 होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, 0। फ्लक्स 0 होगा तो EMF भी क्या होगा, 0। ठीक है, सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना है कि यदि ये शॉर्ट होता है यानी नो लोड कंडीशन होती है, क्या होती है, नो लोड कंडीशन, तो यहां पर तो R का मान क्या होगा, 0, तो धारा अधिकतम प्रवाहित हो सकती है, धारा अधिकतम प्रवाहित होगी। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, इसका हम क्या बनाते हैं, आरेख बनाते हैं। तो ओपन का ध्यान में रखना आपको, ओपन का और शॉर्ट का, यदि आप ओपन करते हो या शॉर्ट करते हो। और जब आप यही केस किस में देखोगे, जैसे मान लीजिए DC सीरीज मोटर में देखोगे तो वहां पे क्या होता है, AB समानुपाती क्या होता है, फाई n होता है। तो यहां से आपने गति निकालोगे, n समानुपाती क्या हो गया, AB बटे फाई हो गया। ठीक है, तो वहां पर यदि आप इसे ओपन करते हो, ओपन करोगे तो मान 0 हो गया। ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, अनंत होगी। ठीक है, क्या होगी, अनंत होगी। ठीक है, और यहां पर यदि आप नो लोड करते हो यानी ओपन करते हो तो उस समय क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, अधिक होगा, तो EMF भी क्या होगा, आपका अधिक होगा। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान में। अब देखिए इसका आरेख, मैंने क्या कहा कि इसका जो फ्लक्स होता है, सीरीज फ्लक्स होता है, वो लोड संतृप्ति तक क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो इसका जो आप आरेख बनाओगे, आरेख बनाओगे IA और वोल्टेज। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि ये हमेशा शून्य से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है। तो यहां पर क्या है कि सबसे पहले यदि आप नो लोड पर चलाते हो, ओपन पर चलाते हो, तो उस कंडीशन में, ओपन के केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी। क्या होगा, इन्फिनिटी। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ओपन के केस में जो EMF आएगा इसका, वो हमेशा बढ़ते क्रम में आएगा। ये आपका आ गया ओपन सर्किट आरेख। कौन सा है, नो लोड। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे कि आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होता है। ठीक है, तो वो क्या आ जाता है, आपका जनरेटेड EMF। और उसके बाद यदि आप ग्राफ देखोगे इसका, तो यहां पर क्या, कौन सा ड्रॉप आ जाता है, RA प्लस में R सीरीज इंटू IA। तो ये क्या प्राप्त होती है, टर्मिनल।
तो डीसी सीरीज जनरेटर में हमेशा क्या होता है, ग्राफ बढ़ते क्रम में होता है, इसलिए इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है यानी वोल्टता नियमन होता है वो ऋणात्मक होता है। इस कारण से इसका प्रयोग पावर सप्लाई में नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि डीसी सीरीज जनरेटर का आरेख बढ़ते क्रम में होने के कारण इसका वोल्टता नियमन ऋणात्मक होता है। वोल्टता नियमन ऋणात्मक होता है। अतः इसका प्रयोग पावर सप्लाई में नहीं किया जाता है। किस में नहीं किया जाता है? पावर सप्लाई में नहीं किया जाता है। ठीक है। तो इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो इसका प्रयोग हमेशा बूस्टर के रूप में किया जाता है। क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग बूस्टर में किया जाता है। अब देखिए, इसके अलावा इसका यूज कहां पर करोगे आप? कि जैसे मान लीजिए आप डीसी का वितरण कर रहे हो। ठीक है। किसका वितरण कर रहे हो? डीसी सप्लाई का वितरण कर रहे हो। तो जैसे मान लीजिए ये आपका स्टेशन है, सर्विस स्टेशन है ये आपका, यहां से आपने 220 वोल्ट भेजा। ठीक है। और यहां पर आपको प्राप्त हुआ 180 वोल्ट। तो कितना वोल्ट का ड्रॉप हो गया? 40 वोल्ट का क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। 40 वोल्ट का क्या हो चुका है? ड्रॉप हो चुका है। तो इस 40 वोल्ट को कंपनसेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डीसी सीरीज जनरेटर का। तो कंपनसेटर के रूप में। ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? डीसी वितरण में वोल्टेज कंपनसेट करने के लिए डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है? डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जो डीसी सीरीज जनरेटर है, ठीक है, इसका आरेख हमेशा बढ़ते क्रम में होने के कारण इसका समांतर प्रचालन संभव नहीं है। तो क्या लिखेंगे? डीसी सीरीज जनरेटर का आरेख बढ़ते क्रम में होने के कारण इसका समांतर प्रचालन संभव नहीं है। ठीक है। इसके अलावा इससे जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं इससे या डीसी शंट जनरेटर से, पहले हम यदि बात करते हैं डीसी शंट जनरेटर की बेसिक क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है कि
डीसी शंट जनरेटर के फील्ड की जो कनेक्शन है वो यदि रिवर्स कर दिए जाए तो उत्पन्न ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला तो क्या बनता है क्वेश्चन कि डीसी शंट जनरेटर फील्ड कनेक्शन रिवर्स। दूसरा क्वेश्चन बनता है जैसे डीसी शंट जनरेटर रोटेशन डायरेक्शन रिवर्स। और तीसरा फील्ड एंड आर्मेचर बोथ रिवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं। पहले में क्या गया, डीसी शंट जनरेटर है उसके फील्ड का कनेक्शन विपरीत कर दिया जाए तो उत्पन्न ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जानते हो कि ईजी समानुपाती क्या होता है, φn होता है ना। अब की बार क्या कर रहे हो आप, रिवर्स फील्ड, तो क्या रिवर्स होगा, फ्लक्स रिवर्स होगा। तो यहां पर उत्पन्न ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, आप डायरेक्ट भी ध्यान में रख सकते हो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गई है, विपरीत हो चुकी है फील्ड फ्लक्स की। ठीक है, तो उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा, 0। डीसी शंट जनरेटर के रोटेशन की डायरेक्शन, तो आप जानते हो Eg समानुपाती फाई और डायरेक्शन विपरीत कर रहे हो तो -n कर दो तो भी क्या होगा, Eg उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा, 0। अब यदि फील्ड और आर्मेचर दोनों की डायरेक्शन, तो आप जानते हो Eg समानुपाती -φ और -n, तो माइनस को माइनस से गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो Eg समानुपाती φn, यानी यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्यान में रखना है कि यदि केवल आप फील्ड विपरीत करते हो तो उत्पन्न ईएमएफ 0 होगा, और यदि आप केवल एक ही करते हो, घूर्णन की दिशा विपरीत करते हो, तो भी आपका ईएमएफ 0 होगा। लेकिन दोनों को ही एक साथ आप क्या करते हो, रिवर्स करते हो, तो उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा, सेम रहेगा। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछे जाते हैं। और कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जैसे Eg है समानुपाती φn है। ठीक है, डीसी सीरीज की बात की जाए तो आपको पता है कि डीसी सीरीज जनरेटर है उसे नो लोड पर प्रचालित करा रहे हो, तो वहां पर क्या है, सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा। तो नो लोड में करंट का मान क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं, क्योंकि पाथ ही पूर्ण नहीं हो रहा है। तो फ्लक्स भी क्या होगा, 0। तो उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा, बताओ, 0 ही होगा। तो इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन समीकरण के बारे में पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कंपाउंड जनरेटर की। थैंक यू।